वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञानी क्लासेस में आपका स्वागत है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा चैप्टर चल रहा था। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने उसके फंक्शंस के बारे में बात की, इससे पहली वाली वीडियो में है, और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि क्या होता है नर्वस सिस्टम, कैसे काम करता है, कि उसका जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, इन्फॉर्मेशन को गैदरिंग करना, और कई सारी चीज़ों पर हमने उस पर बात की थी। तो नर्वस सिस्टम एक्चुअली में दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक होता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरिक नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरी नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, तो ये काम क्या करते हैं नर्वस सिस्टम का? ये जो पूरा एक खाका जो यहाँ पर बना हुआ है, इसमें अगर देखें पीछे, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सारी इंफॉर्मेशन भेजी जाती है किसके थ्रू? पेरिफेरी नर्वस सिस्टम, यानी कि पीएनएस के थ्रू। और पेरिफेरी नर्वस सिस्टम क्या करता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन को जो है लेता है और लेकर कहाँ भेजता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो ये जो इंफॉर्मेशन भेजने का काम है, इंफॉर्मेशन भेजने का काम कौन करता है? सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स। और इस पर जो प्रोसेसिंग के बाद जो रेस्पॉन्ड किया जाता है वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू रेस्पॉन्ड किया जाता है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब है कि बाहरी जितना भी वॉलेंट्री और कॉन्शियस फंक्शन रहता है, या जैसे हमने लाइट देखी और लाइट को देखकर हम जग गए, ठीक है, या हम कोई काम कर रहे हैं या कुछ भी, जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब सारे जो है हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है, जिसमें हम वॉलेंट्री कहते हैं, ठीक है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है कि जो हमारे बॉडी के अंदर एनवायरनमेंट जो रहता है उसको मेंटेन करके रखना है, जिसमें आपका होमोस्टेटिस काफ़ी मायने रखता है, जैसे कि वाटर का बैलेंस, प्रेशर का, ब्लड प्रेशर का बैलेंस, और आपका पीएच का बैलेंस और हार्मोनल बैलेंस, ये सबका जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या कंट्रोल करके रखता है। उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और मोटर रेस्पॉन्स जो है कोऑर्डिनेशन करता रहता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो इस तरीके से पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम काम करता है, ठीक है। इसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो दो पार्ट रहते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 12 पेयर क्रेनियल नर्व और 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, यानी कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम का जो जाल है, उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो इन्फॉर्मेशन भेजने और लाने का जो काम रहता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। उसके लिए जो नर्व निकलती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, उसमें क्रेनियल नर्व जो कि ब्रेन से निकलती हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व, टोटल कितनी होगी? 12 और 31, ये 33 नर्व फाइबर्स निकलती हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलती हैं। तो इस तरीके से 41, ये हो गया आपके 43, 43, 12 और 31, ठीक है। और ब्रेन का जो पार्ट रहता है, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हैंड ब्रेन, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में ब्रेन के बारे में जानेंगे कि ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, उनमें ये जो ये लोब्स क्या होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या होता है, पोन्स क्या होता है, इन सब को डिटेल में आगे करके जानेंगे। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिपेंड रहता है। क्या होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसको भी हम डिटेल में आगे जानेंगे, ठीक है। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसका नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन होता है मेजरली, ये ब्रेन का था। तो नर्वस सिस्टम बेसिकली जो बना रहता है वो किससे बना रहता है? नर्व टिश्यू से। भाई कोई भी अगर बॉडी का कोई भी ऑर्गन है, जैसे हार्ट बना हुआ है, ठीक है, तो हार्ट में भी क्या रहेंगी? एपिथेलियल सेल्स रहेंगी, मायोकार्डियल सेल्स रहेंगी, ठीक है, मायोसाइट्स रहेंगी। इसी तरीके से अगर लंग्स हैं तो उसमें एपिथेलियल सेल्स रहेंगी, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स से मिलकर बना रहेगा। एल्विलाई वगैरह वहाँ पर भी टिश्यूज पाए जाएंगे। बोन्स हैं, ठीक है ना, ऑस्टियोसाइट्स से मिलकर बना रहता है। तो हर एक ऑर्गन बॉडी के अंदर किसी ना किसी सेल से मिलकर बना हुआ है। तो इसी तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम भी सेलुलर लेवल पर किससे बना हुआ है? नर्व सेल से मिलकर बना होता है। उस नर्व सेल्स में उसके सपोर्टिंग हेल्प करने वाली एक और सेल्स पाई जाती है जिनको बोलते हैं गिलियल सेल्स या न्यूरोगिलियल सेल। तो कंप्लीटली नर्वस सिस्टम हमारा न्यूरोगिलियल और नर्व सेल से मिलकर बना होता है। और ये दोनों मिलकर जो हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं, उनसे मिलकर, यानी कि जो दोनों सेल्स मिलकर बनाते हैं नर्व टिश्यू, ठीक है, जिनको कॉर्टेक्स भी बोल देते हैं, गैंग्लिया भी बनते हैं, और कई तरीके से अलग अलग न्यूक्लियाई भी बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा नर्वस सिस्टम को हम ओवरऑल जो नर्वस सिस्टम है, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उनमें बेसिक जो स्ट्रक्चर है या फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है वो होता है नर्व फाइबर्स, ठीक है।
और नर्व सेल्स। तो नर्व सेल्स की जो सपोर्ट के लिए जो सेल्स रहती हैं वो रहती है न्यूरोग्लिया, यानी कि दोनों मिलकर, यानी कि दोनों सेलुलर लेवल पर न्यूरो सेल्स और न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम। इनकी एक और खासियत होती है कि न्यूरॉन्स जो रहते हैं वो एक्साइटेटरी रहते हैं और न्यूरोग्लिया नॉन एक्साइटेटरी सेल्स रहते हैं। क्या होता है एक्साइटेटरी और नॉन एक्साइटेटरी? एक्साइटेटरी सेल्स उनको बोलते हैं जिनमें एक्साइटेड होने की क्षमता रहे, यानी कि किसी भी स्टिमुलेशन को रिसीव करके उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो और वो रेस्पॉन्ड करें, तो उसको बोलते हैं एक्साइटेड सेल, यानी कि एक्साइटेड हो जाए। जैसे हमने किसी को कुछ कह दिया, मान लो पत्थर मार के फेंका, ठीक है, पत्थर फेंका किसी के ऊपर और वो एकदम से एक्साइटेड हो जाए, मतलब या तो मारने के लिए आए या भाग जाए, तो वो क्या है, उसने रेस्पॉन्ड किया। तो ये रेस्पॉन्स क्या है, उसके एक्साइटमेंट को दर्शाता है। सेम ऐसे ही अगर सेल को, नर्व सेल को या हमारी जो मसल सेल्स होती हैं उनको अगर कोई स्टिमुलेशन मिलता है तो वो क्या हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है। ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी सेल की। और नॉन एक्साइटेड का मतलब है कि कोई भी रेस्पॉन्ड ना करे, कोई भी इस तरह का रेस्पॉन्स रहता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट ना हो उनमें, तो उनको बोलते हैं नॉन एक्साइटेटरी। तो न्यूरॉन्स हैव द पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट द एक्साइटेड द रेस्पॉन्स टू द स्पेसिफिक स्टिमुलाई, किसी भी स्टिमुलाई के प्रति क्या हो जाए, स्टिमुलेट हो जाए। और ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स और न्यूरॉन्स की अगर बात करें तो इनमें बड़ा डिफरेंस होता है कि 25 टाइम्स ज़्यादा होती हैं न्यूरो सेल्स से, यानी कि पूरे नर्वस सिस्टम में 25 गुना ज़्यादा पाई जाती हैं क्या, न्यूरोग्लियल सेल्स, जो कि उसके मेटाबॉलिक सपोर्ट, उसके प्रोटेक्शन, उसमें ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह कई सारे काम रहते हैं उनके, और मैक्रोफेज की तरह काम करते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। पर्टिकुलरली न्यूरोग्लियल के नाम से कोई सेल नहीं होती। न्यूरोग्लियल से द कलेक्टिव नंबर्स ऑफ सेल्स, यानी कि कई सारे अलग अलग तरह के सेल्स को क्या होते हैं, न्यूरोग्लियल सेल। जैसे कि ब्लड कार्पल्स बोलते हैं, ब्लड सेल्स बोलते हैं। तो ब्लड सेल्स में काफी सारी ब्लड सेल्स आ जाती हैं, जैसे एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी और आपका प्लेटलेट्स। तो उसमें जैसे डब्ल्यूबीसी भी नाम की कोई सेल नहीं होती, डब्ल्यूबीसी में भी 5 तरह की सेल्स होती है, उनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी बोला जाता है। सेम ऐसे ही न्यूरोग्लियल सेल्स कोई सेल नहीं है, कलेक्टिवली कई तरह की सेल्स होती हैं जो कि नॉन एक्साइटेटरी हैं, जो कि मेटाबॉलिक सपोर्ट देती हैं न्यूरॉन्स को, उनको बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल। ठीक है, जो कि 25 टाइम्स ज़्यादा होती हैं। और ब्रेन में जो इनका रेशियो रहता है 1:10 का रेशियो रहता है। ठीक है, यानी कि अगर एक न्यूरो सेल्स है तो उसके चारों तरफ कितनी होंगी, 10 न्यूरोग्लियल सेल्स होंगे। न्यूरोग्लियल सपोर्ट्स नरिशिंग प्रोटेक्शन न्यूरॉन्स द मेंटेन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, उनका इंटरस्टिशियल फ्लूइड से उनका नरिशिंग, उनका न्यूट्रिशन सपोर्ट, बाकी सब ये न्यूरोग्लियल सेल्स करती है। इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है कि यहाँ से ब्लड वेसल्स है, उससे ब्लड से जो भी ऑक्सीजन है या न्यूट्रिशन है वो आएगा किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। लेकिन ब्लड से डायरेक्ट नर्व सेल को वो न्यूट्रिशन नहीं मिलता, उसके बीच में क्या आ रहा है, एस्ट्रोसाइट्स आ रहा है, माइक्रोग्लिया उसके प्रोटेक्शन के। तो इस तरीके से न्यूरोग्लियल सेल्स क्या रहती है, उसके बीच में बैरियर का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर देखें न्यूरॉन्स की अगर बात करें तो न्यूरॉन्स अपने आप में काफ़ी जबरदस्त सेल्स रहती हैं और एक बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स रहती हैं। इसलिए जब हम टिश्यूज़ की बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, तो उसमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू रहता है नर्वस टिश्यू, जैसे कि हमारे जो एपिथेलियल टिश्यू और आपका कनेक्टिव टिश्यू, फिर उसके बाद आपका आता है मसल्स टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो ये एक स्पेशल टाइप का क्या रहता है, टिश्यूज रहते हैं जिसमें स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जा रही है, जिसको बोल रहे हैं हम न्यूरॉन्स। और ये जो न्यूरॉन्स हैं, इसका ये पूरा का पूरा क्या है, न्यूरॉन्स है। ठीक है, न्यूरॉन्स में अपनी एक खासियत तो होती है जैसा कि एक्साइटिंग बनाली, इसके अलावा उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी यूनिक होता है एन अदर सेल्स। जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो या तो क्यूबॉइडल होंगी या लॉन्ग होंगी या फिर गोल होंगी। ठीक है, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की सेल्स रहती है। लेकिन इस सेल्स की एक और खासियत होती है कि सेल के में जो सेल ऑर्गेनल होते हैं वो सारे होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस ही नहीं होता सेल बॉडी के अंदर, और भी सारे जो न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अलावा जो सेल बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे नेल्स ग्रेन्यूल्स हो, राइबोसोम्स हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, वो सारे के सारे जो वो हैं सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सब पाए जाते हैं। तो सेल बॉडी
इसके जो 3 पार्ट से मिलकर बना रहता है ये पूरा का पूरा न्यूरॉन, जिसमें मेन होता है उसका सेल बॉडी और उसके चारों तरफ रहते हैं डेंड्राइट्स, और फिर डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सॉन, ये तीनों चीजें मिलकर बनाते हैं एक नर्व सेल्स को। और ये नर्व सेल्स की अपनी खासियत है, जैसे कि एक्साइटमेंट, तो इसमें इम्पल्स जनरेट होती है, वो न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट होता है सेल बॉडी के अंदर, और डेंड्राइट्स जो है एक्साइटेड हो जाते हैं डेंड्राइट्स के स्टिमुलेशन की वजह से। यहाँ पर सेल बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर बनता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर इम्पल्स के थ्रू होते हुए एक्सॉन से एक्सॉन से नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक जो है ट्रांसमिट होता है, यानी कि एक इम्पल्स को दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंचाने की जो प्रोसेस रहती है वो एक्सॉन के थ्रू रहती है। उसके एक्सॉन टर्मिनल्स पाए जाते हैं, माइलिन शीथ की कवरिंग होती है एक्सॉन के ऊपर, कुछ नॉन माइलिन शीथ भी होते हैं। तो ये सब सारी चीज होती है। क्या होता है न्यूरॉन? न्यूरॉन इज द नर्व सेल्स, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। कैसे है? फंडामेंटल यूनिट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेंडिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल। ये क्या करता है? केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करता है, और रिसीव करने का काम करता है यहाँ पे डेंड्राइट्स, और इसको ट्रांसमिट करने का काम करता है यहाँ पर एक्सॉन, ठीक है, और जनरेट करने का काम करता है यहाँ पर सेल बॉडी। द ब्रेन कंटेन अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स। ब्रेन के अंदर लगभग 100 बिलियन जो है न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। दे कैन ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन एट द स्पीड ऑफ 250 माइल्स पर आवर, यानी कि लगभग 250 माइल्स पर आवर की स्पीड से क्या रहती है? इम्पल्स जो है ट्रेवल करती है, 1 न्यूरॉन टू 2 न्यूरॉन्स एंड अनदर न्यूरॉन्स, ठीक है, जो उसमें इम्पल्स की जो वो रहता है। दे हैव हाईली मेटाबॉलिक रेट, यानी कि इनका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होने का मतलब है कि इनका जो इम्पल्स, यानी कि इतनी तेजी से जब इम्पल्स इसमें जनरेट होती है तो इनका मेटाबॉलिक रेट हाई रहती है, इनमें जो रिएक्शंस होती हैं वो काफी तेजी से होती है, जिससे इनका मेटाबॉलिक जो इनका न्यूट्रिशन है ना वो भी इनको ज्यादा लगता है, ऑक्सीजन भी ज्यादा लगती है और न्यूट्रिशन भी ज्यादा लगता है। हाईली मेटाबॉलिक रेट एंड रिक्वायर्ड द कंटेन सप्लाई ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, ज्यादा सप्लाई की जरूरत पड़ती है। इट वाज बिलीव ग्लियल सेल्स आउट नंबर्स न्यूरॉन्स 10 to 1 रेशियो, यानी कि एक न्यूरॉन्स पर 10 क्या मिलेंगे? न्यूरोग्लियल सेल्स मिलेंगी। द लॉन्गेस्ट एक्सॉन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो सबसे लंबा एक्सॉन्स पाया जाता है वो है सियाटिक नर्व्स, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से लेकर टो तक उसकी लेंथ रहती है, लगभग 1 मीटर के समथिंग उसकी लेंथ रहती है। एंड द स्मॉलेस्ट नर्व सेल्स अगर बात करें तो सेरिब्रम के अंदर ग्रेन्यूल सेल्स पाई जाती हैं, वो जो कि स्मॉलेस्ट सेल्स बोला जाता है, नर्व सेल्स बोला जाता है, ठीक है। और ये उसके पार्ट्स हो गए। ये क्या है? पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन्स है। तो पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स की बात करें तो डेंड्राइट्स, एक्सॉन, स्वान सेल्स, माइलिन शीथ, नोड ऑफ रेनवियर, ये सब क्या है? पार्ट ऑफ द नर्व सेल्स हैं। जिसमें ये सेल बॉडी के जो पार्ट है, सेल बॉडी के अंदर क्या रहेगा? न्यूक्लियस रहेगा, और उस न्यूक्लियस के अंदर नेल्स, ग्रेन्यूल्स रहेंगे, जो कि एज अ लाइक राइबोसोम्स रहते हैं। इसको सोमा भी बोल रहे हैं अपन न्यूक्लियस को। और इसके चारों तरफ क्या रहते हैं? डेंड्राइट्स रहते हैं, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, डेंड्राइट्स रहते हैं। ये अगर सिंगल रहते हैं तो वो अलग न्यूरॉन्स बनाते हैं, और अगर ये कई सारे रहते हैं, जैसे यहाँ पर कई सारे मल्टीपल्स डेंड्राइट्स हैं, तो ये क्या है? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये केवल सिंगल होता है उधर, और एक ये सिंगल एक्सॉन होता है, हमेशा किसी भी न्यूरॉन में सिंगल क्या मिलेगा? एक्सॉन मिलेगा, ठीक है। और मल्टीपल जो है डेंड्राइट्स हो सकती है, या फिर सिंगल डेंड्राइट्स हो सकता है, या फिर एक भी डेंड्राइट्स ना हो। तो अगर एक भी डेंड्राइट्स नहीं हुआ तो वो कहलाएगा यूनिपोलर, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस है, ठीक है। और अगर कई सारे डेंड्राइट्स होंगे तो मल्टीपोलर, और अगर एक डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन रहेगा तो बाइपोलर, ठीक है। यूनिपोलर में सिर्फ एक ही एक्सॉन रहेगा, नो डेंड्राइट्स। तो इस तरह की अगर सेल्स हैं तो वो उनको ऐसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। और ये एक्सॉन्स का काम क्या रहता है? किसी भी इम्पल्स को ट्रांसमिट करना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, यानी कि एक सेल बॉडी से दूसरी सेल बॉडी तक उसको पहुंचाना। और रिसीव करने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? डेंड्राइट्स। जैसे यहाँ पर ये सिनेप्टिक नोब्स हैं, ये सिनेप्टिक नोब दूसरे वाले न्यूरॉन्स के डेंड्राइट से क्या रहती है? कनेक्ट रहती है। यहाँ पर सिनेप्टिक क्लेफ्ट बनाते हैं, स्नेप्स बनाते हैं, ठीक है। इस एक्सॉन्स के ऊपर एक कवरिंग पाई जा रही है जिसको बोलते हैं माइलिन शीथ की कवरिंग। ये कवरिंग कुछ इस तरीके से, अगर मान लो ये एक्सॉन्स है तो इसके चारों तरफ अगर कपड़ा लपेट दे, ठीक है, तो उस कपड़े को अगर हम बोलेंगे, उस जो लपटे हुए कपड़े को बोलेंगे माइलिन शीथ की कवरिंग, और बीच में से जो ये हाथ जा रहा है ये हो गया हमारा एक्सॉन्स, ठीक है।
इस एक्सोन्स को की जो लेयर है उसको बोलते हैं एक्सोलेमा, ठीक है, जो मेम्ब्रेन रहेगी। और अगर माइलिन शीथ की कवरिंग बने तो उसको बोलेंगे न्यूरिलेमा, ठीक है। इसके बीच में ये कंटिन्यूअस नहीं होती, जितना बड़ा एक्सोन है उतनी बड़ी माइलिन शीथ नहीं होती, बीच बीच में क्या रहता है, उसमें गैप रहता है। उस गैप को बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है। यानी कि हर एक माइलिन शीथ की क्या है, कवरिंग कंटिन्यूअस नहीं होती, उसमें बीच में गैप रहेगा। उस गैप को बोलते हैं हम, हर एक गैप को क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रैनवियर। ये नोड ऑफ रैनवियर जो है इम्पल्स को जंप कराने के काम आता है, और भी कई सारे। और अगर माइलिन शीथ की बात करें तो ये इंसुलेशन के काम आता है, जिससे कि इसमें जो ट्रेवल हो रही है इम्पल्स वो उसको इंसुलेशन मिले। जैसे वायर में इलेक्ट्रिसिटी बहती है तो उसमें एक इंसुलेशन रहता है, इस तरीके से उसमें इंसुलेशन का काम करता है, ठीक है। स्वान सेल्स क्या करते हैं, स्वान सेल्स यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये आपकी माइलिन शीथ की कवरिंग को बनाते रहते हैं, यानी कि माइलिन शीथ को बनाते रहते हैं जिससे कि कवरिंग बनती रहे, और इसका प्रोटेक्शन का भी काम करते रहते हैं माइलिन शीथ की, ठीक है। तो इस तरीके से माइलिन शीथ बनाने वाले, और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाएंगे। स्वान सेल्स की खासियत ये है कि ये पेरिफेरल यानी कि पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल्स क्या बनाएंगे, माइलिन शीथ बनाएंगे। अगर वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात हो, वहां पर भी क्या जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके एक्सॉन्स पर माइलिन शीथ की कवरिंग पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। किस किसी में पाई जाती है, किस किसी में नहीं पाई जाती। लेकिन वहां पर कैच ये है कि वहां पर जो माइलिन शीथ की कवरिंग है वो स्वान सेल ना करके ओलिगोडेंड्राइट्स करते हैं, ठीक है। इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट रहता है। यहाँ पर देखिए पूरे के पूरे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, नेल्स ग्रेन्यूल्स भी हैं, ठीक है। यहाँ पर नेल्स बॉडीज भी है, राइबोसोम्स हैं, पॉलीसोम्स हैं, गोल्जी अपर्चर्स है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी पाई जाती हैं। ये देखो एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स, ठीक है। एक्सोडेंड्राइटिक का मतलब है कि किसी अदर न्यूरॉन्स का क्या होगा, एक्सॉन होगा, और इसका डेंड्राइट के साथ क्या बनना है, यहाँ पर सिनेप्स बनना है। यहाँ देखेंगे एक्सोसोमेटिक सिनेप्स, यानी कि किसी दूसरे न्यूरॉन्स का एक्सॉन होगा और यहाँ सीधा सेल बॉडी के साथ क्या कर रहा है, सिनेप्स कर रहा है। ये सिनेप्स के टाइप्स है। वहीं दूसरा एक्सोनिक सिनेप्स, एक्सोनिक का मतलब है कि ये किसी एक सेल का मतलब एक न्यूरोसेल्स का एक्सॉन है और दूसरे सेल का एक्सॉन क्या कर रहे हैं, सिनेप्स कर रहे हैं, यानी कि दो एक्सॉन मिलकर क्या कर रहे हैं, सिनेप्स बना रहे हैं। तो एक्सोनिक सिनेप्स है। इसी तरीके से ये जो सिनेप्स बनता है, इस सिनेप्स में एक तो रहता है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और एक पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन अब किसी की भी हो सकती है, या तो सेल बॉडी की हो सकती है, या किसी डेंड्राइट्स की हो सकती है, या फिर एक्सॉन की हो सकती है। और पोस्ट सिनेप्टिक उसमें मेम्ब्रेन में देखा जाए तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन या तो किसी सेल बॉडी की हो सकती है, या फिर किसी डेंड्राइट्स की हो सकती है, या फिर किसी एक्सॉन्स की हो सकती है। तो इस तरीके से दो न्यूरॉन्स आपस में, जो पहला न्यूरॉन्स होगा उसको प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोला जाएगा, उसकी एक्सॉन टर्मिनल्स को, और वहीं ज़्यादातर एक्सॉन टर्मिनल्स के नोब जो रहते हैं वही सिनेप्स बनाते हैं, और बाकी कभी कभी डेंड्राइट्स भी बनाते हैं सिनेप्स, ऐसा नहीं। ठीक है, तो उनके बीच में जो गैप पाया था उसको सिनेप्टिक, इस पूरा का पूरा जो सिनेप्स है आगे हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। और ये जो एक्सॉन है, इसका ये जो एक्सॉन हिलॉक है, यहाँ तक जो है ये सेल बॉडी रहती है। सेल बॉडी कहाँ तक रहती है, ये जो डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स के बाद एक्सॉन हिलॉक तक का जितना एरिया रहता है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं पूरा सेल बॉडी। और सेल बॉडी और आपका डेंड्राइट्स, इनकी एक और खासियत है कि इसके डेंड्राइट्स के अंदर जो नेल्स बॉडीज हैं वो सिर्फ डेंड्राइट्स में पाए जाते हैं, एक्सॉन्स में नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से ये डिफरेंशिएट करते हैं। अगर न्यूरॉन्स की, अगर किसी न्यूरॉन्स को देखा जाए और उसमें ये देखना हो कि ये डेंड्राइट्स है या एक्सॉन्स है, तो उसमें बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए उसके अंदर सेल जो है नेल्स बॉडीज चेक की जाती है, क्योंकि नेल्स बॉडीज सिर्फ किस में मिलेंगी, डेंड्राइट्स के अंदर, ना कि एक्सॉन्स के अंदर। दूसरा डिफरेंशिएट करने के लिए होती है माइलिन शीथ की कवरिंग। माइलिन शीथ की कवरिंग हमेशा एक्सॉन्स में मिलेगी, कभी भी डेंड्राइट्स के ऊपर माइलिन शीथ की कवरिंग नहीं मिलेगी। लेकिन जो नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं उनमें डिफरेंशिएट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि ये एक्सॉन है कि डेंड्राइट्स है, तो उस कंडीशन में नेल्स ग्रेन्यूल्स उसमें डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं।
ठीक है। जैसा मैंने बताया था माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलती हैं, उसके माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट्स रहते हैं एक्सोन, एक्सोन्स के अंदर देखा तो उसके ऊपर एक से कवरिंग है, किसकी कवरिंग है ये, माइलिन शीट की कवरिंग है। और कौन बना रहा है इसको, स्वान सेल। पीएनएस में कौन बना रहा है, स्वान सेल। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बनाता है ओलिगोडेंड्राइट्स। ठीक है। ये इनका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस किसका है, ये स्वान सेल्स का न्यूक्लियस है। और ये स्वान सेल का न्यूक्लियस इसमें कवरिंग बना रहा है। ठीक है। ये प्रोटीन होती है, इतना लाइपोप्रोटीन के बना होता है। स्वान सेल्स जो है लाइपोप्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है। सबका अपना अपना फंक्शन है। डेंड्राइट्स का काम है इम्पल्स को रिसीव करना। ठीक है। स्वान सेल्स का काम है माइलिन शीट की जो है बनाना। एक्सॉन का काम है इम्पल्स को अपने एक सेल से दूसरे न्यूरॉन्स तक लेके जाना। अगर हम क्लासिफिकेशन देखें न्यूरॉन्स का, तो न्यूरॉन्स का क्लासिफिकेशन 3 तरीके से हम कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन डिपेंड करेगा आपके नंबर्स ऑफ पोल्स पर, और दूसरा क्लासिफिकेशन डिपेंड करेगा उसके फंक्शन पर, और तीसरा करेगा उसके लेंथ ऑफ एक्सॉन पर। तो पहला क्लासिफिकेशन अगर देखें किसके बेसिस पर है, उसके एक्सॉन्स के उसके पोल्स पर, पोल्स के बेसिस पर है कि कितने पोल्स पाए जा रहे हैं। तो पहला मैंने जैसे बताया इसमें कई सारे डेंड्राइट्स पाए जाते हैं, एक एक्सॉन प्रोसेस पाई जाती है, एक लॉन्ग प्रोसेस और एक कुछ छोटे छोटे प्रोसेस अगर हैं, तो उसमें बीच में सेल बॉडी हो, तो ऐसे इस तरह के न्यूरॉन्स को बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। ठीक है। और ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाले न्यूरॉन्स भी यही होते हैं। वहीं अगर बाइपोलर न्यूरॉन्स का देखा जाए तो उसमें एक तरफ रहेगा डेंड्राइट्स और एक तरफ रहेगा एक्सॉन, जिसमें मल्टीपल सेल बॉडी से डायरेक्टली क्या है, एक ही प्रोसेस निकल रहा है और एक प्रोसेस दूसरी तरफ निकल रहा है, यानी कि 2 प्रोसेस निकल रहे हैं, इसलिए इसको बोले बाइपोलर न्यूरॉन्स। और वहीं सेल बॉडी से अगर सिंगल अगर एक प्रोसेस निकल रहा हो एक्सॉन, तो उसको बोलते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स। और स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स क्या होते हैं कि सेल बॉडी और सेल बॉडी से देखिए यहाँ से एक ही प्रोसेस निकल रही है, लेकिन वो आगे जाकर बाइफर्केट हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ से 2 न्यूरॉन्स 2 प्रोसेस निकल रहा है, किससे, सेल बॉडी से, जबकि कि एक ही प्रोसेस निकल रहा है जो कि यहाँ से निकला हुआ है और वह बाद में जाके बाइफर्केट हुआ, जो कि इस तरह का जो प्रोसेस है, यानी कि इस तरीके के जो प्रोसेस निकले रहते हैं जो बाद में जाके बाइफर्केट हो रहे हैं, सेल बॉडी से सिंगल निकल रहा है, तो इसको बोलते हैं स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। इस तरह के डोर्सल रूट गैंग्लियंस में पाए जाते हैं। इस तरह के जो न्यूरॉन्स हैं वो पाए जाते हैं डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन में। और जो बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं वो पाए जाते हैं आपके रेटिना वगैरह में बाइपोलर। और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो हैं आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सब में पाए जाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। ठीक है। स्पेशली ब्रेन और नर्वस सिस्टम उसमें स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। अगर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन के बेसिस पर अगर हम देखें, तो फंक्शन के बेसिस पर न्यूरॉन्स 3 तरह के होते हैं। पहला है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा है मोटर न्यूरॉन्स एंड तीसरा होता है इंटर न्यूरॉन। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उनका मेन फंक्शन होता है कि पूरी बॉडी से, पूरे नर्वस सिस्टम में जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी पूरी बॉडी से हर एक ऑर्गन से, हर एक टिश्यू से इंफॉर्मेशन को लाकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजने का काम रहता है सेंसरी न्यूरॉन, यानी कि इंफॉर्मेशन को लेकर आना सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, जो कि इस काम को करने के लिए स्पेसिफिक न्यूरॉन्स रहते हैं फंक्शनली, जिनको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। और मोटर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जब वो उस पर प्रोसेस होने के बाद जो उसमें रेस्पॉन्स होता है, उस रेस्पॉन्स को करने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिन न्यूरॉन्स की हेल्प कर लेता है उनको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, या वो आपका ब्रेन हो या स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स के अलावा जो उनके बीच में इंटरकनेक्शन रहता है, जो न्यूरॉन्स या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर उनको कम्युनिकेट करना है, तो वो 2 न्यूरॉन्स के बीच में जो कम्युनिकेशन करने के लिए जो न्यूरॉन्स की जरूरत पड़ती है, जो कि ना तो सेंसरी का काम कर रहे हैं और ना ही मोटर रेस्पॉन्स का काम कर रहे हैं, वो न्यूरॉन्स टू न्यूरॉन्स प्रोसेसिंग के लिए इम्पल्स को इधर से उधर भेज रहे हैं, किसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो उन न्यूरॉन्स को बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है। यानी कि अगर देखें तो मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में भी अगर कम्युनिकेशन करना हो तो बीच में पड़ेगा इंटर न्यूरॉन्स की जरूरत पड़ती है। तो ये फंक्शनली 3 तरह के हो गए। और अगर डिपेंड करें उनके लेंथ ऑफ एक्सॉन्स के बेसिस पर, तो लेंथ ऑफ एक्सॉन के बेसिस पर गोल्जी बॉडी मतलब 2 टाइप के होते हैं, गोल्जी बॉडी टाइप 1 न्यूरॉन्स और गोल्जी बॉडी टाइप 2 न्यूरॉन्स। ठीक है। इनका क्या डिफरेंस है कि गोल्जी 1 टाइप के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी लॉन्ग एक्सेस रहती है, यानी कि लॉन्ग एक्सेस टाइप के न्यूरॉन्स हैं जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ज्यादा पाए जाते हैं, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये सबसे ज्यादा पाए जाएंगे
और वहीं 100 टाइप के जो मतलब रहते हैं जिनका छोटा एक्सॉन्स रहता है। एक तो होता है लंबा एक्सॉन्स है, दूसरा छोटा है। तो वो इस तरह के न्यूरॉन्स जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के या स्पाइनल कॉर्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिकली इसी तरीके न्यूरॉन्स पाए जाए, क्योंकि उनको ज़्यादा लंबा ट्रेवल नहीं करना होता, तो उनके एक्सॉन्स छोटे छोटे रहते हैं। यानी कि ब्रेन के अंदर यहाँ से एंटीरियर टू पोस्टीरियर, पोस्टीरियर टू एंटीरियर, लेफ्ट टू राइट अगर सिग्नल्स को अगर ट्रेवल करना है तो उसके लिए ज़्यादा बड़े एक्सॉन्स की जरूरत नहीं होती, छोटे छोटे एक्सॉन्स की जरूरत पड़ती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को कनेक्ट करने के लिए। वहीं लेकिन अगर जो लंबे लंबे यानी कि पूरी जैसे मैंने बताया साइड का जो है सबसे लंबा एक्सॉन्स होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से लेकर और आपके टो तक रहता है, तो उसकी लेंथ का लगभग 1 मीटर हो जाती है। तो इस तरह के न्यूरॉन्स को, लंबे न्यूरॉन्स को अगर उसके एक्सॉन जितना लंबा होगा तो ट्रेवल करने में उतनी आसानी रहेगी, बीच में ब्रेक नहीं होगा और ईजिली तेजी से उसमें स्पीडली जो इम्पल्स है वो जा सकती है। तो इस तरह के लंबे एक्सॉन्स वाले न्यूरॉन्स को बोलते हैं गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन, और दूसरे जो शॉर्ट हैं उनको गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन। इसके बाद आता है न्यूरॉन्स के अंदर जो नील्स ग्रैन्यूल्स होते हैं वो एक्चुअली में होते क्या हैं। इन द सेलुलर न्यूरोसाइंस नील्स बॉडीज कॉल्ड द नील्स ग्रैन्यूल्स, नील्स सबस्टेंस या ट्रिगॉइड सबस्टेंस, ये इनके ही सब्स्टिट्यूट नाम है, आर द describe the granules structure in the neurons that consist of the rough endoplasmic reticulum, the collection of the pallidum and membrane bound the cisternae, the situated the ribosomes on the cytosolic surface of the membrane। यानी कि जो नील्स ग्रेन्यूल्स हैं लगभग एक जैसे होते हैं, किसके, राइबोसोम्स के सिमिलर रहते हैं, लेकिन इनकी एक खासियत होती है कि एक तो बेसोफिलिक होते हैं, दूसरा इनकी ये खासियत है बेसोफिलिक होने के अलावा कि ये स्पेसिफिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम्स लगे रहते हैं, तो वहाँ तो जो फ्री वाले जो राइबोसोम्स हैं, इसी तरीके से इनके साथ भी क्या रहता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कुछ एरियाज रहते हैं। यानी कि ये जो सिस्टर्नी वाला जो एरिया है, बाउंडेड द सिस्टर्नी, यानी कि उसके चारों तरफ से घेरे रखते हैं और बीच में जो है फ्रीली ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जो कि लाइक राइबोसोम्स जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन राइबोसोम्स नहीं है, लेकिन इनका फंक्शन राइबोसोम्स जैसा है। जैसे राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, सेम ऐसी नील्स ग्रेन्यूल्स का भी काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, लेकिन ये प्रोटीन स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जिनको बोलते हैं हम न्यूरोट्रांसमीटर। यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट करने के लिए जिस प्रोटीन की जरूरत पड़ती है वो बनाते हैं हमारे नील्स ग्रेन्यूल्स। इनके लिए इसलिए इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, इसलिए ये डेंड्राइट्स में पाए जाते हैं। जब डेंड्राइट्स में किसी प्रकार का कोई स्टिमुलेशन रहता है तो उससे उसको बनाने के बाद, यानी कि उस स्टिमुलेशन के मिलने के बाद जो इम्पल्स जनरेट करनी है या जो न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट करना है जिससे कि पहचान हो सके वो एक्चुअली में क्या प्रोसेस हो सके, तो उस न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने में जो हेल्प करता है वो नील्स ग्रेन्यूल्स रहते हैं। इसकी खोज जो है फ्रेंच नील्स ने की थी, जो कि जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट थे। उन्होंने इन्वेंशन किया जिनके नाम पर नील्स स्टेनिंग हुई। जब उन्होंने स्टेनिंग किया तो एक स्पेसिफिक टाइप का उसमें जब सेल्स में न्यूरो सेल्स को जब स्टेन किया तो उस एक अलग ही जो है स्टेन हो गया, यानी कि जो बेसोफिलिक स्टेनिंग थी ना, उन्होंने उसको क्या किया, रिटेन कर लिया स्टेन को, तो जिसकी वजह से उस स्टेन को नील्स स्टेन बोलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाईली कैसी थी, बेस की बनी हुई थी, बेसोफिलिक थी, इसलिए बेस लविंग भी बोलते हैं नील्स ग्रेन्यूल्स को, और उनको रिटेन कर लिया, जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा अलग से इसको स्पेसिफाई किया जाता है, जो कि होते राइबोसोम्स ही, सेम काम है जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में काम आते हैं। माइलिन शीथ की कवरिंग, माइलिन शीथ की कवरिंग जैसा बताया कि एक एक्सॉन्स के ऊपर जो है कवरिंग रहती है माइलिन शीथ की, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्राइट्स और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल्स जो है इसको बनाते हैं। किसके बने होते हैं, थिक लाइपोप्रोटीन के बने होते हैं, जो कि स्पिंगोमाइलिन नाम की जो प्रोटीन रहती है उससे ये मिलकर बने होते हैं, ठीक है, स्पिंगोमाइलिन। द माइलिन शीथ इज नॉट कंटिन्यूअस, ये पूरी कंटिन्यूअस नहीं होती, बीच बीच में इंटरवल्स होते हैं जिनको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। द सेगमेंट ऑफ द नर्व फाइबर्स बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड द इंटरनोड्स, यानी कि जो दो को नोड्स होते हैं, यानी कि जो नोड ऑफ रेनवियर जिनको बोलना है उनके बीच में जो नोड्स हैं, यानी कि जो गैप है उसको बोलते हैं इंटरनोड्स। एंड द माइलिन शीथ इज द रेस्पॉन्सिबल द फास्टर कंडक्शन, यानी कि अगर माइलिन शीथ की कवरिंग है तो इट इज़ द फास्ट कंडक्शन रहेगा, इम्पल्स जो बहुत तेजी से ट्रेवल करे। वहीं जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं जिनमें माइलिन शीथ की कवरिंग नहीं है एक्सॉन्स पर, उनमें इम्पल्स का जो ट्रेवल है एज कम्पेयर टू माइलिनेटेड
न्यूरॉन्स के कंपेरिजन थोड़ा स्लो रहता है, लेकिन ऐसा नहीं उनमें तेज नहीं होता, उनमें भी होता है। द माइलिन शीट है द हाईली इंसुलेटेड कैपेसिटी, और ये इनकी इंसुलेशन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। इंसुलेशन कैपेसिटी मतलब कि जो एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ है, इम्पल्स जो जनरेट हुई है, वो लीक ना हो, इसके लिए भी ये काम करता है, इंसुलेशन की तरह काम करते हैं। जैसे करंट लीक ना हो वायर में, इस तरीके से इसमें कवरिंग रहती है। जैसा मैंने बताया न्यूरोलेमा किसको बोल रहा है, जो माइलिन शीट की जो कवरिंग है उसको बोलते हैं न्यूरोलेमा, और एक्सोलेमा जो एक्सॉन्स की जो लेयर रहती है उसको बोलते हैं एक्सोलेमा। जो बीच में जो गैप रहता है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर, और इसके एक्सॉन्स के अंदर जो पाया जा रहा है उसको एक्सोप्लाज्म। ठीक है, ये नॉन माइलिनेटेड और ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है। अच्छा, एक और चीज होती है कि जिसमें माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होती हैं, अगर उनमें कट हो जाए, ठीक है, तो वो रिपेयर किए जा सकते हैं इजीली। वहीं अगर नॉन माइलिनेटेड अगर न्यूरॉन्स है तो उसमें अगर डैमेज होता है एक्सॉन्स का, तो उसको फिर से रीजनरेट नहीं किया जा सकता, रिपेयर नहीं हो सकता। इसलिए माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर्स हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, और नॉन माइलिनेटेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नॉन माइलिनेटेड होने की वजह से उसमें अगर किसी भी प्रकार का डैमेज होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन के अंदर अगर किसी भी प्रकार का कोई डैमेज होता है नर्व फाइबर, तो उसमें नर्व सेल्स तो वो उसको रिपेयर नहीं किया जाता, दोबारा से वो रीजनरेट नहीं होता। लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ये खासियत है कि उसमें रीजनरेशन की पावर होती है बिकॉज ऑफ ये माइलिन शीट। न्यूरोट्रॉफिन्स, न्यूरोट्रॉफिन्स इस तरह के, न्यूरोट्रॉफिन्स का मतलब है इस तरह के प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो कि स्पेसिफिकली न्यूरॉन्स के अंदर जनरेट होते हैं, चाहे वो आपके नर्व ग्रोथ फैक्टर की तरह काम कर रहे हो, या न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स की तरह काम कर रहे हो, या न्यूरोट्रॉफिन 3 हो, या न्यूरोट्रॉफिन जो है 4 हो, एंटी 4 हो। तो ये सब जो न्यूरोट्रॉफिन्स, यानी कि न्यूरोट्रॉफिन्स कलेक्टिव नेम ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर की तरह होते हैं। लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे इन्फॉर्मेशन में, लेकिन आपस में जो न्यूरॉन्स कनेक्शन जो करते हैं, यानी कि न्यूरॉन टू न्यूरॉन, जो न्यूरॉन्स के साथ ग्लियल सेल्स हैं उनके साथ जो कम्युनिकेशन रहता है, उसके लिए जरूरत पड़ती है यहाँ पर ये न्यूरोट्रॉफिन्स की, जो कुछ कुछ रिलीज होते हैं न्यूरोट्रॉफिक, ये न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स। द प्रोटीन, द सबस्टेंस विच इज द ग्रोथ फैक्टर एंड द play the crucial role in the central and the peripheral nervous system, the regulating the neural growth and maintenance and survival। ठीक है, और मेंटेनेंस और सर्वाइवल और न्यूरल ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल न्यूरोग्लियल सेल्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं, और उसमें इनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए न्यूरोट्रॉफिन्स की जरूरत पड़ती है। न्यूरोट्रॉफिन्स इज द सीक्रेटेड बाय द मैनी टिश्यू इन द बॉडी एंड द पर्टिकुलरली द मसल्स एंड न्यूरोग्लियल। जैसे मसल्स अगर डैमेज हो जाती है तो उसमें नर्व सेल्स भी तो डैमेज होती है, उन नर्व सेल्स को फिर से रिपेयर करने के लिए जो नर्व फैक्टर्स वगैरह के या नर्व ग्रोथ फैक्टर जो है रिलीज होता है, उनको क्या बोल रहे हैं, वैसे फैक्टर्स यानी कि ऐसी प्रोटीन जो कि रेस्पॉन्सिबल है फिर से न्यूरॉन्स नर्व सेल्स को जनरेट करने के लिए या फिर से बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए। तो इस तरह के जो सिग्नल्स होते हैं या इस तरह के जो मॉलिक्यूल सबस्टेंस है उनको बोलते हैं न्यूरोट्रॉफिन्स। द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिसीविंग द नर्व डिसऑर्डर, पार्किंसन डिसीज, द अल्जाइमर डिसीज, तो उनमें भी क्या होता है पार्किंसन और अल्जाइमर डिसीज में कि जो एक्सॉन्स होते हैं उनमें माइलिन शीथ की जो है कवरिंग, वो माइलिन शीथ नहीं बनता या कम हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलेशन जो है बिगड़ने लगता है और अल्जाइमर या पार्किंसन जैसी डिसीज होने लगती है। तो उसमें रिपेयर के लिए भी क्या रहता है, इसमें रिसीविंग होने लगती है, तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमिट रिलीज होने लगता है कि डैमेज हो रही है, नर्व सेल्स क्या हो रही है, डैमेज हो रही है। तो उस सिग्नल्स को कैसे बताएंगी बॉडी, किस तरह से रेस्पॉन्स करेगी, केमिकली रेस्पॉन्स करेगी, कम्युनिकेट करेगी कि न्यूरॉन्स जो है डैमेज हो रहे हैं, तो उसमें न्यूरोट्रॉफिन्स रिलीज होते हैं उस कंडीशन में भी। फिर उसके बाद आता है आपका नर्व फाइबर। नर्व फाइबर इज द कलेक्शन ऑफ द या बंडल ऑफ द नर्व सेल्स, यानी कि कई सारे नर्व सेल्स मिलकर एक जो बंडल बनाते हैं उनको बोलते हैं नर्व फाइबर्स। और ये नर्व फाइबर हमारी पूरी बॉडी में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरह पूरा ट्रेवल करते हैं, ट्रैक्स बनाते हैं, पूरा रास्ता बनाते हैं, जिसमें कई सारे नर्व सेल्स मिलकर एक पूरा बंडल बनाते हैं। ठीक है, उस बंडल्स को, पूरे एक बंडल को बोलते हैं नर्व फाइबर। ठीक है, और उस नर्व फाइबर के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है जिसको बोलते हैं एपिन्यूरियम। एपिन्यूरियम की कवरिंग रहती है जिसके अंदर बहुत सारे बंडल्स पाए जाते हैं, किसके, फेसिकल्स। फेसिकल्स के अंदर बहुत सारे नर्व फाइबर्स मिलते हैं या जो है एक्सॉन्स मिलते हैं, नर्व फाइबर्स मिलते हैं। ये जो नर्व फाइबर का जो बंडल है, एक उसको बंडल को जिसमें कई सारे नर्व सेल्स हैं, उन नर्व सेल्स के बंडल को बोल रहे हैं हम यहाँ पर फेसिकल। और उस फेसिकल्स के ऊपर जो लेयर है ना, इस फेसिकल्स के ऊपर उसको बोल रहे हैं हम यहाँ पर पेरिन्यूरियम।
पेरिन्यूरियम इज द कवरिंग ऑफ द बंडल ऑफ न्यूरॉन्स। और बंडल ऑफ न्यूरॉन्स के ऊपर जो कवरिंग है, इस तरह के कई सारे बंडल्स को मिलाकर अगर एक न्यूरॉन्स बनाया जाए, एक नर्व फाइबर बनाया जाए, तो उसकी कवरिंग को बोलते हैं एपिन्यूरियम। ये पूरी की पूरी को नर्व, ठीक है, नर्व बोल देते हैं जनरली, तो लेकिन होती क्या है वो नर्व फाइबर्स। ईच नर्व इज द फॉर्म मेनी बंडल्स ऑफ द ऑर्गन्स द नर्व फाइबर्स, ठीक है, कई सारे नर्व फाइबर्स के बंडल्स को क्या बोल रहे हैं हम, नर्व्स बोल रहे हैं, नर्व फाइबर्स। द ईच बंडल इन द नर्व फाइबर इज कॉल्ड द फेसिकुलस, उसको फेसिकुलस बोलते हैं, फेसिकल बोल रहे हैं। फेसिकल मतलब एक, फेसिकुलस मतलब कई सारे, मल्टीपल। द होल नर्व इज द कवर्ड बाय द ट्यूबुलर शीथ इज द वे द फॉर्म द एरियोलर मेम्ब्रेन। एरियोलर मेम्ब्रेन का मतलब जो स्ट्रेच हो सके, ठीक है ना, जिसमें स्ट्रेच होने की क्षमता रहती है। द शीथ इज द एपिन्यूरियम, जिनकी उनकी सबरी जो कवरिंग होती है वो एपिन्यूरियम से। ईच फेसिकल इज कवर्ड बाय द पेरिनियम एंड द ईच नर्व फाइबर एक्सॉन्स इज कवर्ड बाय द एंडोन्यूरियम। यानी कि जो एक्सॉन्स हैं, उनकी जो बंडल्स हैं, उनकी कवरिंग को लिए क्या रहता है, एंडोन्यूरियम पाया जाता है। इस तरीके से तो कई सारे एक्सॉन्स मिलकर क्या बना रहे हैं, जिसमें एंडोन्यूरियम, इनके ऊपर क्या कवरिंग रहती है, एंडोन्यूरियम की कवरिंग रहती है। इसके ऊपर जो कवरिंग है, इनके कई सारे अगर बंडल बनाए, यानी कई सारे एक्सॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं, फेसिकल्स बना रहे हैं। और इस फेसिकल्स के ऊपर जो कवरिंग है, पेरिनियम की कवरिंग है। और इस ऐसे कई सारे फेसिकल्स मिलकर, ठीक है, क्या बनाते हैं, आपका फेसिकुलस बनाते हैं। फेसिकुलस और नर्व फाइबर्स बना रहे हैं। उस नर्व फाइबर्स के ऊपर जो कवरिंग है वो है एपिन्यूरियम की, जिसमें बीच बीच में ब्लड वेसल्स की सप्लाई है। और ये नर्व फाइबर को अगर हम क्लासीफाई करें तो अलग अलग तरीके से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर या डिस्ट्रीब्यूशन या उसके ओरिजिन के बेसिस पर, फंक्शन के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन, या फिर सीक्रेशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर के क्लासिफिकेशन। ठीक है, आइए देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन। तो पहला क्लासिफिकेशन है इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर। स्ट्रक्चर के बेसिस पर नर्व फाइबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है, एक नॉन माइलिनेटेड और एक माइलिनेटेड नर्व फाइबर। मैंने जैसे पहले ही बताया कि माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर्स रहते हैं उनमें रीजनरेशन की पावर होती है, जो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं उनमें रीजनरेशन नहीं हो सकता। ये जनरली ब्रेन में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो माइलिनेटेड है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर के बेसिस पर था। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर। एक तरह के रहते हैं सोमेटिक नर्व फाइबर, दूसरे रहते हैं विसरल या ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर। यानी कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम में अगर देखा जाए तो अलग अलग तरह के नर्व फाइबर्स हैं। जो की वॉलेंट्री अगर काम कर रहे हैं तो वो सोमेटिक नर्व फाइबर है, जो इनवॉलेंट्री काम कर रहे हैं वो ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स हैं, ठीक है। इस तरीके से उनकी सप्लाईज के बेसिस पर है, डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर। दूसरा है ओरिजिन के बेसिस पर, कि कहाँ से ओरिजिन हो रहा है उन फाइबर्स का। तो उसके में क्रेनियल हो गया या स्पाइनल नर्व हो गया, यानी कि जो क्रेनियल नर्व से निकल रहे हैं, ब्रेन से निकल रहे हैं, उनको बोलते हैं हम क्रेनियल नर्व फाइबर। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं उसको स्पाइनल नर्व फाइबर। ये बेसिस ऑन द ओरिजिन के बेसिस पर। इसके बाद है डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन, सेंसरी की तरह काम कर रहा है या मोटर नर्व फाइबर्स की तरह काम कर रहा है। तो जो नर्व फाइबर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लेकर आ रहे हैं वो सारे के सारे नर्व फाइबर कैसे कहलाएंगे, सेंसरी नर्व फाइबर्स कहलाएंगे। और वही जो मोटर रेस्पॉन्स कर रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो रेस्पॉन्ड करेगा किसी भी स्टिमुलेशन के प्रति, उसमें आपके जो नर्व फाइबर्स यूज होंगे वो होंगे मोटर नर्व फाइबर्स। इसके बाद है डिपेंडिंग ऑन द सीक्रेशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर दो तरह का होता है, कोलिनर्जिक और एंडोकोलिनर्जिक। यानी कि एनर्जिक द नॉरएड्रेनालिन और एसिटाइल कोलाइन। जब एक्साइटमेंट अगर रहती है, यानी कि नॉर्मली कोई भी एक्साइटमेंट हो न्यूरॉन्स की और उसको स्टिमुलेट करना है, एक्साइटेड करना है किसी भी मसल्स को और वॉलेंट्री, तो वहाँ पर एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। और नॉन एड्रेनालिन क्या रहता है कि पूरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ज़्यादा रहता है, इसमें इसका जो इन्वॉल्वेशन रहता है। इसका सोमेटिक नर्व फाइबर में ज़्यादा इन्वॉल्वेशन रहता है अगर फंक्शनली देखा जाए। पर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर के बेसिस पर दो तरह का रहता है, एड्रेनर्जिक नर्व फाइबर जो कि एनर्जिक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट कर रहा है, और वहीं कोलिनर्जिक टाइप के जो नर्व न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट कर रहे हैं उनको कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स बोल रहे हैं, ठीक है। एक है 30 जो लास्ट टाइप है 5 टाइप का, उसमें जो वैज्ञानिक थे उनके बेसिस पर था, ठीक है। एलंगर द ग्लासर क्लासिफिकेशन, इनका खुद का क्लासिफिकेशन था जो कि नर्व फाइबर के डायमीटर के बेसिस पर था, ठीक है। इन्होंने 5 टाइप का क्लासिफिकेशन किया, ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और बी और सी।
ये इनके डायमीटर ऑफ द नर्व फाइबर के बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन था, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा डायमीटर वाले क्लास जो नर्व फाइबर थे अल्फा टाइप के सबसे ज्यादा भी पाए जाते हैं, और उनकी जो वेलोसिटी रहती है कंडक्शन वो इसके डिफरेंस भी रहते हैं। जितना ज्यादा पतला नर्व फाइबर होगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही स्पीड कम होती जा रही है। इसके बाद आता है एक्साइटेबिलिटी ऑफ द नर्व फाइबर। अगर हम एक्साइटेबिलिटी की बात करें तो नर्व फाइबर की, तो कोई भी सेल्स जो उसका एक्साइटमेंट हो जाती है, यानी कि एक्साइटेड हो जाती है सेल्स, जैसे कि मसल सेल्स होगी या नर्व सेल्स, ठीक है, ये उसके लिए है। इसको हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक ये जो है एक टॉपिक कवर होता है हमारा नर्व सेल्स के बारे में। इसके बाद उसकी एक्साइटमेंट एक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।